let's start today's topic, and our today's topic is foreign exchange rate. फॉरेन एक्सचेंज रेट, इस टॉपिक के अंदर हम लोग क्या क्या स्टडी करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, यानी मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एंड द फिक्स एक्सचेंज रेट, मैनेज फ्लोटिंग, and components of demand for foreign exchange and components of supply of foreign exchange, and at last we will discuss about the foreign exchange market. First of all, foreign exchange and foreign exchange rate. क्या है ये foreign exchange and foreign exchange rate? Foreign exchange refers to foreign currency. जब भी हम foreign exchange की बात करते हैं तो हमारा कंसर्न किस चीज़ से होता है? foreign currency से. The stock of foreign exchange with a country refers to the stock of all foreign currencies with the RBI at a point of time. फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर डिफरेंस है. फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, किसी कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास जितनी भी फॉरेन करेंसीज का रिजर्व है तो उसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज का स्टॉक, यानी स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विद ए कंट्री. अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज का कितना रिजर्व. द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इज टू मेजर द एंटायर स्टॉक इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर बाय कन्वर्टिंग द वैल्यू ऑफ ऑल करेंसी इनटू यूएस डॉलर्स. क्या रहता है कि जो करेंसी सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल करेंसी मानी जाती है तो ज़्यादातर करेंसीज को उसी करेंसी की टर्म के अंदर मेज़र किया जाता है. अब यूएसए डॉलर, इसकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है तो इसे ज़्यादातर जितनी भी करेंसीज हैं उन्हें यूएसए डॉलर के साथ कंपेयर किया जाता है. फॉरेन एक्सचेंज रेट, इसकी क्या डेफिनेशन है? फॉरेन एक्सचेंज रेट, इट इज़ द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी हम ये कहें कि इट इज़ द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक, इट इज़ द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, यानी डोमेस्टिक करेंसी की एक्सटर्नल वैल्यू को हम क्या कहते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट. तो यहाँ पर हमने जो किया कि फॉरेन एक्सचेंज क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या है. नेक्स्ट हमारे पास आता है फिक्स एंड द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. अब फ्लेक्सिबल, फ्लोट एक्सचेंज रेट भी कह सकते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट भी कह सकते हैं, फ्री एक्सचेंज रेट भी कह सकते हैं, जो कि डिटरमाइन होता है बाय द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. यानी जैसे किसी भी कमोडिटी का प्राइस डिटरमाइन होता है बाय द टू फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई, एग्जैक्टली सेम हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो भी कैसे डिटरमाइन होता है? बाय द टू फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई. जैसा कि मैंने बताया, इट इज़ आल्सो कॉल्ड फ्री एक्सचेंज रेट and as it is determine the free play of market forces. Determination of flexible exchange rate. इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिमांड कर्व बताएंगे कि डिमांड कर्व कैसे बनेगी, सप्लाई कर्व कैसे बनेगी, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक कर्व की हेल्प से डिटर्मिनेशन करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट. Other things remaining constant, demand for foreign exchange is inversely related to the price of foreign exchange और the rate of foreign exchange. यानी हम ये कहें कि किसी भी करेंसी की जब हम बात कर रहे हैं, यानी फॉरेन एक्सचेंज की जब हम बात कर रहे हैं, रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, ये इनवर्सली रिलेटेड है. यानी जितना ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रेट होगा उस करेंसी की वैल्यू क्या, उस करेंसी की डिमांड क्या होगी, उतनी ही कम होगी. बिल्कुल जिस तरह से लॉ ऑफ डिमांड हम करते थे वैसे ही हमारा यहाँ पर डिमांड कर्व है. यानी रेट ऑफ एक्सचेंज ज़्यादा होगा तो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी क्या होगी? कम होगी. इन दिस कर्व क्या शो किया जा रहा है कि जब रेट ऑफ एक्सचेंज OR2 है तो फॉरेन करेंसी की डिमांड कितनी है? OM. लेकिन जब रेट ऑफ एक्सचेंज कम हो जाता है तो उसी करेंसी की डिमांड क्या हो जाती है? राइज हो जाती है. तो ये क्या है? डिमांड कर्व, एंड यू नो दैट इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग. नेक्स्ट हमारे पास आता है सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी. अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? वो भी रेट ऑफ एक्सचेंज के ऊपर डिपेंड करती है. यानी रेट ऑफ एक्सचेंज जितना ज़्यादा होगा, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा हो. इन दिस कर्व, व्हेन रेट ऑफ एक्सचेंज इज OR,
then supply of foreign currency is OM. But when rate of exchange rises, then supply also rises. This is the supply curve and this is the positive slope. इसके बाद जो हम करने जा रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई कर्व के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, जिसे हम इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं और पर रेट ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज और पर रेट ऑफ एक्सचेंज अकर्स व्हेन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इक्वल टू डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। इसे कर्व की हेल्प से शो करेंगे। Simply in this curve, rate of exchange lies on the y-axis and the demand and supply of foreign currency lies on the x-axis. dd हमारी डिमांड कर्व है, ऐसा सप्लाई कर्व है, and both curves intersect each other at E point, and E is the equilibrium point, and this point shows rate of exchange is OR. कितना रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइन हो रहा है? OR. ड्यू टू सम रीजन इफ रेट ऑफ एक्सचेंज राइजेस, यहाँ जो हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज OR डिटरमाइन हो रहा है, किसी वजह से रेट ऑफ एक्सचेंज राइज हो जाता है, देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा? इन दिस केस जैसा कि आपको कर्व से दिखाई दे रहा है कि जैसे ही रेट ऑफ एक्सचेंज राइज होगा, सप्लाई जो होगी फॉरेन करेंसी की वो डिमांड के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएगी। सप्लाई क्या हो जाएगी? कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाएगी। जिस तरह से किसी भी कमोडिटी का प्राइस ज़्यादा होता है तो उसकी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, तो एग्जैक्टली सेम कि यहाँ पर रेट ऑफ एक्सचेंज ज़्यादा हुआ तो सप्लाई ज़्यादा हो गई एज़ कम्पेयर टू डिमांड। इस केस में क्या होगा? व्हेन सप्लाई इज मोर एज़ कम्पेयर टू डिमांड देन रेट ऑफ एक्सचेंज फॉल्स डाउन। और कितना फॉल करेगा? जब तक दोबारा से इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता तब तक क्या होगा? रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होगा? फॉल करेगा। इसी तरह से ड्यू टू सम रीजन इफ रेट ऑफ एक्सचेंज फॉल्स डाउन एंड रेट ऑफ एक्सचेंज इज OR2, in this case demand for foreign currency is more as compared to the supply of foreign currency. तो यहाँ पर क्या है कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? रेट ऑफ एक्सचेंज राइज करेगा और फिर से इक्विलिब्रियम पर आके रुकेगा। तो ये था हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, जो कि किसकी हेल्प से हम लोग कर रहे थे? टू फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई की हेल्प से हम इसको कर रहे थे। इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। यानी जो क्वेश्चन है ये हमारे पास 4 इस तरह से डायग्राम्स आते हैं, जिसमें हम इंक्रीज इन डिमांड भी दिखाते हैं, डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, देन व्हाट विल हैपन, डिक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी और इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। तो उसका रेट ऑफ एक्सचेंज पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और रेट ऑफ एक्सचेंज के साथ साथ आगे उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहले अगर हम करें इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, आपको कुछ भी क्रैम नहीं करना, जस्ट 1-2 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। ऑटोमेटिकली क्या होगा? आपका सारा का सारा सिंपली होता चला जाएगा। इन दिस कर्व हमने क्या शो किया? इन दिस डायग्राम सप्लाई कर्व है और ये डिमांड कर्व हमने बनाई है। सप्लाई कर्व एंड डिमांड कर्व दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और उससे हमारा क्या आ रहा है? रेट ऑफ एक्सचेंज आ रहा है। हमारा क्वेश्चन था इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, यानी अगर डिमांड इंक्रीज हो जाती है, डिमांड इंक्रीज होती है तो हमारी जो कर्व है डिमांड कर्व वो किधर शिफ्ट होगी? वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगी। जब डिमांड कर्व जो है वो किधर शिफ्ट हो रही है? राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो रही है। न्यू डिमांड कर्व इंटरसेक्ट सप्लाई कर्व और उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा इक्विलिब्रियम आ रहा है उससे क्या पता चल रहा है कि रेट ऑफ एक्सचेंज भी राइज कर रहा है और हमारी जो क्वांटिटी है यानी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो भी क्या हो रही है? राइज हो रही है। या रेट ऑफ एक्सचेंज राइज होने का मीनिंग क्या है? रेट ऑफ एक्सचेंज राइज हो रहा है यानी अगर हम कहें कि पहले $1 का प्रोडक्ट परचेज करने के लिए हमें 60 रुपीज़ देने होते थे, तो अभी $1 का प्रोडक्ट परचेज करने के लिए हमें क्या देने पड़ेंगे? 70 रुपीज़ देने पड़ेंगे। यानी जब फॉरेन करेंसी की डिमांड राइज हुई तो साथ साथ रेट ऑफ एक्सचेंज राइज हो गया। और आपको यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि जब रेट ऑफ एक्सचेंज राइज होगा तो फॉरेन करेंसी की वैल्यू भी राइज होगी, और जब फॉरेन करेंसी की वैल्यू राइज होगी यानी अप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी होगा, तब डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी होगा।
जैसा कि आपको इस एग्जाम्पल से बताया गया कि जब एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी होता है तो क्या होता है, और डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी होगा तो क्या होगा। तो यहाँ पर हम क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पर दिखा रहे हैं कि फॉरेन करेंसी में एप्रिसिएशन हुआ और डोमेस्टिक करेंसी के अंदर डेप्रिसिएशन हुआ। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आगे, इसका इम्पैक्ट हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर पड़ सकता है। यानी जब एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी है और डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी है तो इस केस में हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएंगे, एक्सपोर्ट इंक्रीज होंगे और उसके साथ साथ क्या होगा, एक्सपोर्ट इंक्रीज होंगे, हमारे यहाँ फॉरेन करेंसी की सप्लाई राइज होगी। तो इस तरह के हमने ये चार डिफरेंट केस हमने करने हैं यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने किया दैट इज इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। आपको जस्ट एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि जैसे डिमांड इंक्रीज होगी, आपने कर्व बनाई, कर्व बनाने से आपको क्या पता लगा कि रेट ऑफ एक्सचेंज राइज हो गया। रेट ऑफ एक्सचेंज राइज होने के साथ साथ क्या होगा, फॉरेन करेंसी की वैल्यू राइज होगी यानी एप्रिशिएट होगी, और डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या होगी, वो डेप्रिशिएट होगी। इसी में नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी जस्ट यूएसए डॉलर। यानी अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड कम हो जाती है इन केस तो क्या होगा, फॉरेन करेंसी की डिमांड कम होने पर हमारी जो कर्व है वो किधर शिफ्ट होगी, राइट की जगह लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगी। इसके अंदर हम लोगों ने कर्व नहीं दिखाई है, सिंपली हम बता रहे हैं कि डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व है, और डिमांड कर्व अगर डिमांड डिक्रीज होती है देन डिमांड कर्व शिफ्ट इन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड व्हेन डिमांड कर्व शिफ्ट इन द लेफ्ट हैंड साइड देन व्हाट विल हैपन, डिमांड कर्व जब लेफ्ट हैंड साइड की ओर शिफ्ट होगी तो उसके साथ साथ रेट ऑफ एक्सचेंज फॉल करेगा, एंड व्हेन रेट ऑफ एक्सचेंज फॉल्स डाउन इट मीन्स value of foreign currency falls down, means there will be the depreciation in the foreign currency and the appreciation in the domestic currency। यहाँ पर हम एग्जाम्पल से बता सकते हैं कि $1 इक्वल टू 60 रुपीज़ अगर हम पहले बात कर रहे थे, तो अब उसी $1 के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, $1 का प्रोडक्ट परचेज करने के लिए हमें क्या देने पड़ेंगे, 50 रुपीज़ देने पड़ेंगे, या वो हमारे यहाँ से अब 50 रुपीज़ का प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं $1 देकर, जबकि पहले वो $1 देकर हमसे कितना प्रोडक्ट परचेज कर पा रहे थे, 60 रुपीज़ के इक्वल जो प्रोडक्ट है वो परचेज कर रहे थे। तो ये था इम्पैक्ट हमारा कि इंक्रीज और डिक्रीज इन फॉरेन करेंसी होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसी में नेक्स्ट केस हमारे पास आता है इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। इन केस फॉरेन करेंसी की सप्लाई राइज हो गई देन व्हाट विल हैपन, जब फॉरेन करेंसी की सप्लाई राइज होती है तो क्या होगा, सिंपली डिमांड कर सप्लाई कर हमने ड्रॉ किया, इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, रेट ऑफ एक्सचेंज आ गया, ड्यू टू सम रीजन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस देन कर्व शिफ्ट इन द राइट हैंड साइड, यानी वही सप्लाई कर्व अभी आपका क्या हो गया, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गई। जब सप्लाई कर्व राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो रही है तो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो क्या शो कर रहा है, न्यू रेट ऑफ एक्सचेंज होगा OR1, जो कि पहले से क्या होगा, कम होगा। यानी किसी भी कमोडिटी की जब सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस फॉल होता है। एग्जैक्टली सेम जब फॉरेन करेंसी की सप्लाई इंक्रीज हो गई तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसकी वैल्यू यानी रेट ऑफ एक्सचेंज क्या करेगा, फॉल करेगा। रेट ऑफ एक्सचेंज फॉल करेगा इट मीन्स फॉरेन करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी और डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट हो जाएगी। वही 2-3 पॉइंट्स जिसके ऊपर फोकस करना है कि सबसे पहले इंक्रीज किधर होता है, जब भी हमने डिमांड या सप्लाई कर्व को इंक्रीज करना है इट मीन्स राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है, डिक्रीज करना है तो हमें किधर शिफ्ट करना है, अपनी कर्व को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है। उसके साथ साथ एक और जो पॉइंट जिसके ऊपर आपको फोकस करना है वो पॉइंट क्या है कि जिस डायरेक्शन में हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज जाएगा फॉरेन करेंसी की वैल्यू भी सेम डायरेक्शन में जाएगी। यानी रेट ऑफ एक्सचेंज फॉल कर रहा है देन फॉरेन करेंसी की वैल्यू भी फॉल करेगी, मींस डेप्रिशिएट हो जाएगी। इस केस के अंदर भी यही हुआ कि सप्लाई राइज हुई फॉरेन करेंसी की, कर्व शिफ्ट इन द राइट हैंड साइड, रेट ऑफ एक्सचेंज फॉल हुआ, मींस फॉरेन करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, डेप्रिशिएट हो गई, और हमारी करेंसी की वैल्यू यानी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, एप्रिशिएट हो गई।
इसी तरह से एक और हमारे पास आ जाता है, एक और केस आ जाता है इसी के अंदर, इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। इस केस में क्या है कि जो सप्लाई कर्व है वो लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हुआ है, और जब सप्लाई कर्व लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट हुआ देन रेट ऑफ एक्सचेंज राइजेस। आपने कोई क्रैमिंग नहीं किया, आपने कर्व ड्रॉ किया, और कर्व ड्रॉ करते ही आपके सामने आ जाएगा कि रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है, वो राइज हो रहा है। रेट ऑफ एक्सचेंज राइज होना मीन्स एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी एंड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। यानी पहले अगर एक यूएसए डॉलर के बदले में हमें 60 रुपीज़ देने पड़ते थे, तो अभी उसी एक यूएसए डॉलर के लिए 70 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी हुआ। हम लोग कर रहे थे एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी और डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। बिल्कुल इसी तरह से एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी एंड द डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, और इसका क्या इम्पेक्ट होगा। इम्पेक्ट यानी जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन केस एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी हो जाए, डोमेस्टिक करेंसी की एप्रिसिएशन होगा, तो उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर जब हमारी एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी होगा तो हमारी करेंसी की वैल्यू ज़्यादा हो गई, यानी हमारी करेंसी की वैल्यू कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। जब हमारी करेंसी की वैल्यू जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा हो गई है, तो हमारे एक्सपोर्ट क्या हो जाएंगे, एक्सपोर्ट फॉल करेंगे। यानी अब जो प्रोडक्ट फॉरेनर्स हमारे यहाँ से लेके जा रहे थे एक यूएसए डॉलर देकर, जितने रुपए का प्रोडक्ट ले पा रहे थे, वो उससे कम का प्रोडक्ट परचेज कर पा रहे हैं, ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारे एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। इन केस डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हो जाता है, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी के केस में क्या होगा, मोर रुपया रिक्वायर्ड टू बाय डॉलर। यहाँ पर हमारी करेंसी की वैल्यू कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम हो गई, तो ऐसे केस में क्या होगा, हमारे इंपोर्ट जो है वो क्या करेंगे, हमारे जो एक्सपोर्ट हैं वो राइज करेंगे, और इंपोर्ट क्या करेंगे, फॉल करेंगे। एक्सपोर्ट क्यों राइज होंगे, अब यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने के लिए यूएसए डॉलर की फॉर्म में क्या देना पड़ेगा, उन्हें कम मतलब डॉलर कम देने पड़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे एक्सपोर्ट क्या हो जाएंगे, राइज हो जाएंगे। ये क्वेश्चन भी होट्स का है कि हाउ डज एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इफेक्ट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी। बिल्कुल इसी तरह से एक और क्वेश्चन हमारे पास आता है, एक्सप्लेन व्हाई सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस इन रिस्पॉन्स टू ए राइज इन इट्स एक्सचेंज रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चन क्या है कि जब फॉरेन एक्सचेंज रेट राइज होता है तो उस समय फॉरेन करेंसी की सप्लाई राइज कैसे होती। सिंपल सी बात है, जब उनकी करेंसी की वैल्यू हमारे कंपैरिजन में ज़्यादा हो गई, हमारी करेंसी की वैल्यू फॉल कर रही है, ऐसे में हमारे यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। हमारे यहाँ पर फॉरेनर्स ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, एफडीआई और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किसी भी तरह से अगर देखें तो क्या होगा, हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, हमारे यहाँ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है, यानी एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसके साथ साथ हम ये कहें कि एज ए टूरिस्ट वो लोग हमारे यहाँ ज़्यादा आएंगे, या डायरेक्ट परचेजिंग हमारे यहाँ से ज़्यादा हो सकती है, हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा हो सकते हैं। तो इन सभी केसेस के अंदर क्या होगा, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट उनकी तरफ से ज़्यादा हो गई, तो ऐसे में क्या होगा, फॉरेन करेंसी की सप्लाई हमारी कंट्री के अंदर इंक्रीज हो जाएगी। यानी जब भी हम ये कहें कि एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी हो रहा है और डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हो रहा है, उस केस के अंदर, उस केस में हमारे यहाँ फॉरेन करेंसी की सप्लाई क्या होगी, राइज होगी। एग्जैक्टली सेम हमारे पास क्वेश्चन आता है, व्हाई डज द डिमांड फॉर करेंसी फॉल, फॉरेन करेंसी फॉल व्हेन इट्स प्राइस राइज। आप लोग को देखने में ऐसा लगता है कि क्वेश्चन जो है फोर्थ का क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन है। बिल्कुल टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान से समझें तो आपको कुछ भी इसमें लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली प्रोसेस चलता चला जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या कहा, व्हाई डज द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी फॉल। जब फॉरेन करेंसी की वैल्यू राइज होती है, यानी एक्सचेंज रेट राइज होता है, तो फॉरेन करेंसी की डिमांड कम क्यों होती है। A rise in the price of foreign currency implies that more units of the domestic currency, say rupees,
आर नीडेड टू बाय यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी आपको एक यूनिट फॉरेन करेंसी की चाहिए, यूएसए डॉलर की चाहिए, तो आपको इंडियन रुपी में क्या देना पड़ेगा, ज़्यादा पे करना पड़ेगा। यानी आपको यूएसए से $1 का प्रोडक्ट लेना है तो आपको इंडियन रुपी में ज़्यादा पे करना पड़ेगा। विद ए राइज इन द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इम्पोर्ट्स टेंड टू फॉल, यानी अब हमारे इंपोर्ट क्या हो जाएंगे, यूएसए से हमारे इंपोर्ट कम हो जाएंगे, क्योंकि हमें वही प्रोडक्ट लेने के लिए जो हम पहले परचेज कर रहे थे उसी प्रोडक्ट के लिए हमें पहले से ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। पहले एक यूएसए डॉलर का प्रोडक्ट लेने के लिए वहाँ से, यानी एक यूएसए डॉलर का जो प्रोडक्ट है उसके लिए सपोज हम 60 रुपीज़ पे कर रहे थे, अब हमें 70 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में हमारे इंपोर्ट कम हो जाएंगे, अदरवाइज हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, जो कि हमारे बीओटी में दिक्कत करेगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ साथ हमारा क्या होगा बेटा कि इनके समय लगता है कि फॉरेन करेंसी की जो वैल्यू है वो हमारे कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो रही है, हमारी करेंसी की वैल्यू बहुत कम हो रही है, तो हमारे यहाँ जो हम डायरेक्ट परचेजिंग हम कर सकते हैं, या एज ए टूरिस्ट जो हम ट्रैवलिंग करेंगे टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ पर भी हमारा जो एक्सपेंडिचर होगा वो ज़्यादा होगा। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, हम वहाँ पर मतलब एज ए ट्रैवलर, एज ए टूरिस्ट भी कम जाएंगे, हम उन कंट्रीज़ में इन्वेस्ट भी कम करेंगे जिनकी करेंसी की वैल्यू हमारे कंपैरिजन में ज़्यादा होती चली जा रही है। तो ऐसे केस में क्या होगा, फॉरेन करेंसी की डिमांड ऑटोमेटिकली क्या होगी, रिड्यूस होगी, कि हम इंपोर्ट कम कर रहे हैं, हम डायरेक्ट परचेजिंग कम कर रहे हैं, हम एज ए टूरिस्ट वहाँ पर कम जा रहे हैं, हम वहाँ पर इन्वेस्ट कम कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली फॉरेन करेंसी की डिमांड क्या होगी, कम होगी। तो अभी तक जितना आप लोगों को करवाया गया उसके अंदर जस्ट इतनी सी बात आपको समझाने की कोशिश की गई है कि जब एक्सचेंज रेट राइज होता है, एक्सचेंज रेट राइज होगा, फॉरेन करेंसी की वैल्यू सेम डायरेक्शन में जाएगी, यानी फॉरेन करेंसी की वैल्यू भी क्या होगी, एप्रिशिएट होगी, और डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या होगी, डेप्रिशिएट होगी। और जब भी हमारी करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी तभी क्या होगा, हमारे एक्सपोर्ट राइज होंगे, और उसके साथ साथ क्या होगा, हमारे यहाँ फॉरेन करेंसी की सप्लाई क्या होगी, राइज होगी। सारे का सारा एक कनेक्टेड साथ मतलब क्वेश्चंस हैं।